लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कोरियन हंटर यहाँ पर मरने के कगार पर थे। तभी यहाँ पर जिन्वो की एंट्री होती है। जिन्वो यहाँ पर आते सारी एंट्स को खत्म कर देता है और अपने कोरियन हंटर्स को हील कर देता है। चाहिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंट किंग आ जाता है। जिन्वो और एंट किंग की काफी देर तक बैटल होती है। जिन्वो एंट किंग को स्ट्रेंथ के मामले में हरा रहा होता है, लेकिन तभी एंट किंग ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है कि मेरी स्पीड ही मेरा हथियार है। जिन्वो स्पीड के मामले में भी एंट किंग को डोमिनेट कर देता है। जिन्वो एंट किंग को बुरी तरह घायल कर देता है। एंट किंग अपनी एंट्स की आर्मी को समन करता है। ये देख के जिन्वो भी अपनी आर्मी को समन कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी बैटल हो रही होती है, लेकिन टस्क अपने एक ही अटैक से सारी एंट्स को खत्म कर देता है। ये देख के एंट किंग की फट जाती है। इसके बाद जिन्वो बुरी तरह एंट किंग को काट कर खत्म कर देता है। जिन्वो का लेवल 2 से अप हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम चाइन को देखते हैं। चाइन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। जिन्वो चाइन को किसी भी तरह हील नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है। जिन्वो अपने सभी शैडो शोल्डर्स को ब्योंग की बॉडी को खोजने को कहता है। इसके बाद वो ब्योंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है। ब्योंग की शैडो बिना किसी ऑर्डर के ही चाइन को हील करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो ब्योंग की शैडो को टर्मिनेट कर देता है। सभी हंटर्स केव के अंदर से बाहर आ जाते हैं। इन लोगों का हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन जिन्वो यहाँ पर रुक जाता है बचे हुए एंट्स को खत्म करने के लिए। हम देखते हैं कि जिन्वो डीमन किंग बरान के स्वॉर्ड से काफी सारे एंट्स को खत्म कर रहा होता है। मेज इस अंडे को जला के खत्म कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स को दिखाया जाता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग जिन्वो को किसी भी तरह अपनी कंट्री में शामिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। तो ब्यूरो का डायरेक्टर अपने एक एजेंट को जिन्वो के पीछे लगा देता है। हम देखते हैं कि जिन्वो एंट किंग के स्कल के पास आ चुका होता है। जिन्वो का लेवल भी 100 हो चुका होता है, तो वो एंट किंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने लगता है। फर्स्ट ट्राई में एंट किंग की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन जिन्वो को लग रहा होता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया। हम देखते हैं कि एंट किंग की रैंक जनरल होती है। जिन्वो ने ये रैंक पहले कभी नहीं देखी होती। जिन्वो कहता है इतनी दूर आने के बाद भी अभी तक सिर्फ मैंने स्टैंडर्ड, इलाइट नाइट, इलाइट नाइट इन्हीं रैंक्स को देखा है। इन रैंक्स के ऊपर शायद जनरल रैंक है। इसका मतलब कि अब तक मैंने जितनी भी शैडोज को एक्सट्रैक्ट किया है ये उन सभी से ज्यादा ताकतवर है। मैं हैरान नहीं हूँ, देखा जाए तो जब ये जिंदा था तब भी काफी ज्यादा ताकतवर था। अब समय है क्वीन को एक्सट्रैक्ट करने का। लेकिन तभी जिन्वो को आवाज आती है, मेरे किंग मुझे नाम दो। जिन्वो समझ जाता है कि जैसे बाकी शैडो सोल्जर्स उसके लिए लॉयल हैं, वैसे ही एंट किंग भी उसके लिए लॉयल है। जिन्वो एंट किंग से पूछता है कि तुम बोल कैसे सकते हो। एंट किंग बताता है मैं हमेशा से बोल पाता था। जिन्वो सोच रहा होता है कि क्या वो ये कहना चाहता है कि शैडो सोल्जर बनने से पहले जो भी बोल सकते थे वो शैडो सोल्जर बनने के बाद भी बोल सकते हैं। लेकिन आयरन और मिंग म्यूंग और टस के केस में तो ऐसा नहीं है। वो लोग पहले बोल सकते थे, लेकिन शैडो सोल्जर बनने के बाद वो नहीं बोल पाते। इन लोगों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है इनकी रैंक। शायद जब बाकी सोल्जर्स की रैंक बढ़ेगी तब वो भी बोलने की एबिलिटी पालेंगे। जिन्वो एंट किंग को कहता है कि मैंने तुम्हें मारा था, क्या तुम अब भी मुझे फॉलो करने की इच्छा रखते हो। एंट किंग कहता है कि मैं मरा नहीं, मेरा अभी भी मतलब पुनर्जन्म हुआ है। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं तो आपको अनंत काल तक फॉलो करना चाहूंगा। मेरे किंग अब मुझे एक नाम दीजिए। जिन्वो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तभी उसे एक ऑथर का नाम याद आता है जिसने की द एंड नाम की नॉवल को लिखा होता है। जिन्वो एंट किंग को कहता है कि आज से तुम्हारा नाम बीरू है और हम लोग भी आज से इसको बीरू ही कहेंगे। इसके बाद जिन्वो क्वीन की शैडो को भी अराइज करके एक्सट्रैक्ट करने लगता है। क्वीन की रैंक भी जनरल होती है, लेकिन तभी जो बाकी एंट्स होती है उनके बीच का बॉन्ड कमजोर पड़ने लगता है। जिन्वो बीरू को इस सिचुएशन को समझाने के लिए कहता है। बीरू बताता है क्वीन के पास अपनी कॉलोनी को रूल करने की पावर है। जिन्वो समझ जाता है कि जब तक एंट क्वीन जिंदा है तब तक वो सभी एंट्स को कमांड दे सकती है। जिन्वो कहता है अगर क्वीन की रैंक को देखा जाए तो उसका माना लेवल काफी ज्यादा कम है। बीरू बताता है क्वीन का ज्यादातर माना रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता था। क्वीन का माना कम इसलिए है क्योंकि अभी उसके पास रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। इसके बाद जिन्वो कहता है कि इसका मतलब कि क्वीन लड़ाई के लिए सही नहीं है। बीरू कहता है आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर। जिन्वो एक्सट्रैक्शन को टर्मिनेट कर देता है। हम देखते हैं जिन्वो के कुछ सोल्जर्स ऐसे स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। जिन्वो उन सभी को मना कर देता है कि ऐसे स्टोन्स को कलेक्ट मत करो, ये सारे स्टोन्स वापस से जीजो आइलैंड को बिल्ड करने में काम आएंगे। लेकिन जिन्वो बीरू के कॉर्प में से एक स्टोन को ले लेता है। इसके बाद जिन्वो सोचने लगता है कि वो बाकी बची हुई एंट्स को कैसे खत्म करेगा, लेकिन तभी जिन्वो को पीछे से आवाज आती है मास्टर। बीरू कहता है मैं फील कर सकता हूँ हमारे एनिमीज को नेविगेशन करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। वो लोग अपने फॉर्मेशन को बनाने के काबिल नहीं है, उनके पास उनका लीडर नहीं है। जिन्वो बीरू से पूछता है कि अभी वहाँ पर कितनी एंट्स बची हैं। बीरू बताता है अटैक से पहले वहाँ पर 8700 एंट्स थी, लेकिन अभी वहाँ पर 4000 एंट्स बची हुई हैं। जिन्वो कहता है मुझे लगा था कि लड़ाई के दौरान मैंने काफी सारी एंट्स को खत्म कर दिया, लेकिन अभी काफी सारी बच चुकी हैं, क्या तुम उन्हें खत्म कर सकते हो। बीरू कहता है अगर ये आपका एक ऑर्डर है। इसके बाद हम जीजो आइलैंड के बाहर बाकी एंट्स को देखते हैं। जितनी भी एंट उड़कर आ रही होती है ये सभी उनको खत्म कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बीरू इन सभी एंट्स को काफी स्पीड में खत्म कर देता है। सारे एंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो एंट्स कैसे अचानक से खत्म हो गई। काफी सारी एंट चाइना की तरफ भी उड़कर आ चुकी होती है। तो यहाँ पर इनका 7 स्टार हंटर लिu जिकांग भी होता है। लिu जिकांग अपनी स्वॉर्ड निकालता है और काफी बड़ा स्लैश मारता है। काफी सारी एंट्स एक ही बारी में खत्म हो जाती है। सीन शिफ्ट होते हैं। हमें अमेरिका में नेशनल लेवल हंटर को दिखाया जाता है। ये लोग जिन्वो के लाइव ब्रॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग को देख रहे होते हैं। लॉरा कहती है कि सर आप क्या सोचते हो, मिस्टर हवांग और संग जिन्वो एक इंसिडेंट से कनेक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि मिस्टर हवांग के बड़े भाई को संग जिन्वो ने मारा हो और मिस्टर हवांग अभी संग जिन्वो से रिवेंज लेने की तैयारी में हो। हम देखते हैं ये नेशनल लेवल हंटर और कोई नहीं बल्कि थॉमस आंद्रे है, स्कैवेंजर गिल्ड का गिल्ड मास्टर। थॉमस कहता है अगर अभी की सिचुएशन को देखा जाए तो संग जिन्वो से मिलना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं उससे सामने मिलना
मिलना चाहूंगा। लॉरा थॉमस से पूछती है कि आप क्या करोगे अगर मिस्टर हवांग और संग जिनवू की फाइट हो जाती है। थॉमस कहता है, लॉरा तुम अभी तक मुझे नहीं जानती, मिस्टर हवांग स्कैवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरी है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो भी मेरी प्रॉपर्टी से खिलवाड़ करेगा, यहाँ तक कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। इसके बाद हमें जेजू आइलैंड की थर्ड नाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स और नाइट गिल्ड के काफी सारे हंटर्स यहाँ पर ऐसे स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए आ रखे होते हैं। इसके बाद नाइट गिल्ड का मास्टर अपनी कहानी सुनाने लगता है। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। इसने काफी ज्यादा मेहनत करी और कभी हार नहीं मानी और ओलंपिक्स के लिए पूरी शिद्दत से तैयारी करी, लेकिन एक दिन मानामीटर में पता चलता है कि एक अवेकन बन चुका है, तो इसको अपने ड्रीम्स पर गिव अप करना पड़ा और यही बोलते बोलते ये रोने भी लगता है। इसके बाद ये लोग थोड़ा आगे आते हैं। जोंगसू कहता है, जरा इन टॉप क्वालिटी के ऐसे स्टोन्स को तो देखो, इसके साथ तो हमारा बेस्ट गिल्ड होने का सपना ही पूरा हो सकता है। इन लोगों की टीम थोड़ा और आगे जाती है तो ये लोग कहते हैं कि लगता है इस जगह को अच्छी तरीके से साफ किया गया है। तभी जोंगसू एक एंट को सेंस करके मार देता है। जोंगसू इन लोगों को ये बोल देता है, अगर कुछ एंट यहाँ पर छुपी होंगी तो तुम लोग उनको संभाल लेना। तभी हम देखते हैं जोंगसू को वाइस गिल्ड मास्टर कहते हैं कि सर वो देखिए, और हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी लंबा चौड़ा आदमी आ रहा होता है। इसको हम मॉन्स्टर कह सकते हैं। अब तुम लोग समझ जाओगे कि इसको मैं मॉन्स्टर क्यों कह रहा हूँ। जोंगसू कहता है कि हंटर एसोसिएशन ने जिन हंटर्स को साइन किया है और कुछ सोल्जर्स ही वही सिर्फ इस आइलैंड पे है, तुम कौन हो? क्या वो एक ह्यूमन है? तुम लोग शूट मत करना, वो कोई मैजिक बीस्ट नहीं लग रहा। तुम अभी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। मॉन्स्टर अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है। जोंगसू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि एक लैंग्वेज जो कि मॉन्स्टर के द्वारा बोली गई हो। तभी यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है जो कि कोई मैजिक करके इन सभी को बेहोश कर देता है। मानवा में तो अभी इन लोगों का नाम नहीं बताया गया, लेकिन मैं तुम लोगों को इनका नाम बता देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये जो लंबे बाल वाला बंदा है इसका नाम राकान है और ये जो ब्लू स्किन वाला बंदा है इसका नाम सिलाद है। राकान कहता है, तुम क्या कर रहे हो? सिलाद कहता है, अभी यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करनी, मैंने सिर्फ इन्हें सुलाया है। क्या तुमने चेक किया? राकान कहता है, हाँ मुझे लगता तो है कि ये उसी की पावर है। सिलाद कहता है, ये कितनी अजीब बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। राकान कहता है कि कौन जाने कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुम इतने क्यूरियस हो तो तुम उससे खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेते। सिलाद कहता है कि अब समय के मुताबिक हम शिकार करना शुरू करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिलाद यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, लेकिन तभी राकान कहता है कि उनमें से एक साउथ कोरिया में है, जाने से पहले क्यों ना उसको खत्म कर दें। सिलाद कहता है, अभी के लिए उसके हाथों में छोड़ दो। इसके बाद वो चला जाता है यहाँ से। राकान कहता है, डरपोक कहीं का। इसके बाद राकान भी यहाँ पर पोर्टल ओपन करके यहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जिन्हों यहाँ पर मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने आया होता है। काफी सारे मीडिया रिपोर्टर जिन्हों की फोटो खींच रहे होते हैं। जिन्हों के बारे में इंटरनेट पे काफी बातें चल रही होती हैं। कुछ लोग जिन्हों की फाइट को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कुछ काफी ज्यादा नाराज। कुछ लोग काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हैं कि वो पहले आ जाता तो इतने सारे हंटर्स की जान नहीं जाती। इसके बाद जिन्हों बिंग को श्रद्धांजलि देता है। जिन्हों यहाँ से जाने लगता है तो बेक उसको रोक के कहता है कि मुझे लगता था कि एक अकेला हीरो कभी भी एक वॉर को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आज जो हुआ उसने मुझे गलत साबित कर दिया। इसके बाद वो जिन्हों को थैंक यू बोल के रोने लगता है। जिन्हों यहाँ से जाते हुए चैन को मुड़कर देखता है। चैन ब्लश करने लगती है। जिन्हों को कुछ समझ नहीं आता तो वो अजीब ही चेहरा बना लेता है। हमें बताया जाता है कि ये जेजू आइलैंड की 5th रेड थी, जिसके अंदर टोटल 4800 हंटर्स ने पार्टिसिपेट किया था और टोटल 727 अवेकन सिविलियंस ने। इस रेड में टोटल 64 हंटर्स और 32 सिविलियंस की डेथ हुई है। बाकी 4 रेड से कंपेयर किया जाए तो ये काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसी के साथ ये काफी अच्छी बात भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों चेयरमैन गो के पास आ जाता है। जिन्हों चेयरमैन गो को बताता है कि उसे खुद की गिल्ड चालू करनी है। चेयरमैन गो कहते हैं कि तुम्हें अपनी खुद की गिल्ड चालू करने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक बार एसोसिएशन में कॉल करना है, बाकी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जिन्हों हाँ में जवाब देता है। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास एक एस रैंक का लाइसेंस है तो मुझे इसके फायदों को मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। चेयरमैन गो जिन्हों से पूछते हैं, क्या तुमने जीजू आइलैंड पे कोई बैरियर कास्ट किया था? क्योंकि हमने वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स और हंटर्स को भेजा था एंड्स के कॉर्प्स और एसेंस स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए, वो सभी बेहोश पाए गए। हमने वहाँ पर जितने भी हंटर्स को भेजा था वो सभी ए और बी रैंक के नाइट गिल्ड्स के मेंबर्स थे। बाय एनी चांस कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वहाँ पर कोई बैरियर कास्ट करके भूल गए हो? जिन्हों बताता है कि मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ भी कास्ट नहीं किया था। चेयरमैन गो कहते हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। जिन्हों पूछता है कि सोल्जर्स और हंटर्स ने क्या कहा। चेयरमैन गो बताते हैं कि उन लोगों को कुछ भी याद नहीं है। जिन्हों अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एंट्स ने अपने पीछे कोई ट्रैप छोड़ा हो। तभी एक एजेंट आता है, वो चेयरमैन गो को कुछ बताता है। चेयरमैन गो कहते हैं कि लगता है कि मेरा कोई गैस समय से पहले ही आ गया है तो मुझे अब जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों भी अपनी कार के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसके पास ब्यूरो का एक एजेंट आता है। एजेंट कहता है, आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई मिस्टर संग जिन्हों। मेरा नाम एडम वाइट है, मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर से सीनियर ऑफिशियल हूँ। इसके बाद वो जिन्हों को अपना कार्ड देता है, कहता है कि आप मुझे एडम करके बुला सकते हैं। एडम कहता है कि मुझे माफ करिएगा अचानक से यहाँ पर आने के लिए, लेकिन आप काफी ज्यादा बिजी आदमी है, आपको ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि मैं आपके ऑफिस में भी रुका था। जिन्हों समझ जाता है कि जिन्हों इसी आदमी की बात कर रहा था। जिन्हों एडम से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। एडम बताता है कि हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ हमारे पास है और कहीं पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पास में मेरी कार खड़ी है, क्या हम वहाँ जाकर बात कर सकते हैं? जिन्हों कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दोगे वो मेरे काम की है भी कि नहीं ये मैं नहीं जानता, तो मैं को जब टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। एडम कहता है एक अपग्रेडर। जिन्हों क्यूरियस हो जाता है और कार में बैठ जाता है।
है। एडम बताता है कि हमारे पास एक ऐसा अवेकन है जो कि दूसरे अवेकन्स की एबिलिटीज को इनहेंस कर सकता है। हम देखते हैं कि ये लोग ब्यूरो का ऑफिस पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद हमें मिस्टर माइकल से मिलाया जाता है। ये डिप्यूटी डायरेक्टर है फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर में। माइकल कहता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई मिस्टर संग जिनवू। इसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं। माइकल कहता है कि मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। ये है इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स। इन्हें बनने में 1 से 2 साल लगते हैं, लेकिन आपके लिए ये 1 सेकंड में बन सके हैं। आप एक बार सिर्फ हाँ बोलिए, आप 1 सेकंड में ही अमेरिका के सिटीजन बन जाएंगे। जिनवू यहाँ पर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि एडम वाइट ने मुझे कहा था कि तुम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, एक अवेकन बीइंग जो कि दूसरे अवेकन बीइंग की एबिलिटी को इनहेंस कर सकता है। क्या ये सच में पॉसिबल भी है? माइकल कहता है, एक्चुअली हमारे पास कोई है जो कि इस एबिलिटी को पोजेस करता है। इसके बाद माइकल मिस सेलर को बुलाता है। माइकल बताता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये ऐसी अकेली है जो कि इस एबिलिटी को यूज कर सकती है। जिनवू भी समझ जाता है कि ये एक अलग ही तरीके की अवेकन बीइंग है। मिस सेलर जिनवू के सामने आ जाती है। जैसा कि तुम जानते हो, हर अवेकन बीइंग की एक लिमिट और ताकत होती है और उस लिमिट को कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब मिस सेलर को कौन बताए कि जिनवू की तो कोई लिमिट ही नहीं है। वेल आगे इन्हें खुद ही पता चल जाएगा। मिस सेलर जिनवू को बताती है कि इस पावर का यूज मैं साल में 2 से 3 बार ही कर पाती हूँ। जिनवू कहता है, तो क्या इसका मतलब कि मैं उन 2 से 3 लोगों में से कोई हूँ? जिनवू सोच रहा होता है कि अगर ये सच बोल रही है तो इसकी पावर काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। जिनवू मिस सेलर से पूछता है कि ये पावर कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। मिस सेलर कहती है कि ये पावर तुम्हारी 20 से 30% पावर को इंक्रीज कर देगी। जिनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसा कि तुम जानते हो, जो हवांग डोंगसू है वो कोरिया को छोड़ के अमेरिका में इसलिए आया था क्योंकि पावर्स को मिस सेलर ने बढ़ाया था। इसके बाद मिस सेलर जिनवू का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि ये फर्स्ट स्टेज है, अब मैं तुम्हारी आंखों के अंदर देखूंगी। मिस सेलर जिनवू की आंखों के अंदर देखती है और अंदर पहुंच जाती है। मिस सेलर देखती है कि अंदर चारों तरफ डार्कनेस है। तभी अंदर एक मॉन्स्टर होता है। मिस सेलर उसको देखती है। वो भी मिस सेलर को दोबारा देखता है। मिस सेलर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जिनवू का हाथ छोड़कर चिल्लाने लगती है। सारे गार्ड जिनवू पर गन पॉइंट कर देते हैं। माइकल कहता है, रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि ये इंसान कौन है? हमें मिस सेलर को दिखाया जाता है। मिस सेलर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो पसीने से भीग चुकी होती है और कांप रही होती है। माइकल एडम को जिनवू को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहता है। माइकल के बार बार पूछने पर मिस सेलर कहती है कि वो किंग है और वो भी कोई नॉर्मल नहीं, काफी ताकतवर किंग। माइकल कहता है, तो क्या इसका मतलब कि वो एक नेशनल लेवल हंटर के बराबर है? मिस सेलर कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। वो किंग है, लेकिन कोई भी मामूली किंग नहीं। जब मैं उसकी आंखों में देख रही थी, वो भी मुझे मुड़कर देख रहा था। मैं संग जिनवू की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो मुझे देख रहा था। अनंत डार्कनेस और ऊपर से उसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है। चेयरमैन गो यहाँ पर ब्योंगो के बारे में सोचकर थोड़े उदास बैठे होते हैं। तभी उनको फोन आता है। हाईवे के बीच में एक बी रैंक का गेट ओपन हुआ है। चेयरमैन गो सोचने लगते हैं कि एक रेगुलर स्ट्राइक स्क्वाड एक बी रैंक के गेट को नहीं संभाल पाएगी। तभी उन्हें याद आता है कि जिनवू ने अपनी गिल्ड के लिए नया ऑफिस वहीं पर खोल रखा है। चेयरमैन गो जिनवू को कॉल करते हैं। जिनवू कॉल उठा के कहता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? चेयरमैन गो बताते हैं, हाईवे के बीच में एक बी रैंक का गेट ओपन हुआ है, क्या तुम उसको संभाल सकते हो? जिनवू कहता है, क्या ये ठीक होगा बिना एंट्री परमिट के? चेयरमैन गो कहते हैं कि एंट्री परमिट को कौन देखता है? जिनवू कहता है, हंटर एसोसिएशन। चेयरमैन गो कहते हैं, तुम अभी किससे बात कर रहे हो? जिनवू समझ जाता है और वो बी रैंक के गेट की तरफ चला जाता है। जिनवू जब यहाँ पर यहाँ की एक एजेंट जिनवू को गेट से दूर रहने के लिए कह रही होती है और ये सीन देख के मेरे को काफी हंसी आ रही थी। लेकिन इसके बाद ये एजेंट समझ जाती है कि ये संग जिनवू है, एस रैंक का हंटर। सभी लोग जिनवू के बारे में बात करने लगते हैं कि वो बी रैंक गेट को क्लियर करने के लिए अकेला आ रखा है। एजेंट बोलती है, क्या तुम्हारे पास एंट्री परमिट है? भले तुम एस रैंक के हो, लेकिन उसके बिना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती। जिनवू चेयरमैन गो को फोन करता है और कहता है कि मैं अभी गेट के बाहर हूँ और यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई है। जिनवू अपना फोन उस एजेंट को दे देता है चेयरमैन गो से बात करने के लिए। इसके बाद वो डंजन के अंदर चले जाता है, लेकिन अचानक से डंजन रेड गेट में बदल जाता है। अंदर आने के बाद जिनवू भी समझ जाता है कि ये एक रेड गेट है। जिनवू का दिमाग अभी थोड़ा सा खराब होता है कि अब उसे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जिनवू अपनी आर्मी को समन करता है और इसके बाद सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है। रेड गेट तो मानो जिनवू के लिए बच्चों का खेल बन चुका हो। जिनवू के सभी सोल्जर्स इन मॉन्स्टर को काफी इजीली खत्म कर देते हैं। इसके बाद जिनवू बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक डंजन को दिखाया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये साला अभी तक जिंदा कैसे है। इसके सामने अभी सिलाद है, वन ऑफ द आइस मोनार्च। ये यहाँ पर ब्रिलियंट नाइट के फ्रेगमेंट को ढूंढते ढूंढते आया होता है। तभी यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। इसका नाम युगमुंट है। युगमुंट कहते हैं, मैं लैंड ऑफ ईस्ट से तुम्हारे लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। सिलाद कहता है, क्या ये वही एरिया लैंड ऑफ ईस्ट का जहाँ पर शैडो मोनार्च रहता है? शायद से तुम्हें उस एरिया के इंचार्ज हो। सिलाद कहता है कि अब हम शैडो मोनार्च का क्या करें? युगमुंट कहता है, जब तक आर्किटेक्ट ने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर रखा है तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर जिनवू अभी इनसे फाइट करता है तो वो बुरी तरह मारा जाएगा। तभी सिलाद कहता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उसके जैसे किसी के पास ऐसी पावर हो सकती है। पता नहीं उसने अपना ट्रेस पीछे क्यों छोड़ा। लगता है कि वो हमारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा। हमें पता चलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट और कोई नहीं बल्कि जिनवू के फादर है। जिनवू के फादर सिलाद पर अटैक कर देते हैं। सिलाद अपने मैजिक का यूज कर उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। तो गाइस मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, जिसने भी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया सबसे पहले कमेंट में, उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। अगर जिनवू के फादर और थॉमस आंद्रे में फाइट होती है तो कौन जीतेगा? सीन शिफ्ट होता है, हमें रेड गेट को दिखाया जाता है। जिनवू यहाँ बॉस के पास पहुंच चुका होता है। बॉस अपने सारे छुपे हुए लोगों को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जिनवू कहता है कि तुम काफी ज्यादा
फनी हो। इसके बाद जिन्हों की आर्मी के सभी सोल्जर्स मॉन्स्टर की डेड बॉडी को लेकर आ रहे होते हैं। आयरन एक मॉन्स्टर के हेड को बॉस के मुंह पर फेंक के मारता है। सारी शैडो जिन्हों के ऑर्डर का इंतजार कर रही होती है। बॉस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिन्हों भी कह देते हैं कि शुरू करो। इसके बाद सारे शैडो सोल्जर्स और बॉस के बच्चे कुछ मॉन्स्टर के बीच में फाइट होती है। इग्रिस और बीरू मिलकर इस बॉस के दोनों हाथों को काट देते हैं। टस्क हेमंत ऑफ जायंट का यूज करके काफी बड़ा हो जाता है। इसके बाद वो ग्रेविटी का यूज करके बॉस को जमीन के अंदर गाड़ देता है। जिन्हों बॉस के पास आता है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कम पेनफुल बनाऊंगा। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं जिन्हों ने इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। जिन्हों कहता है मुझे इस बार भी कोई भी जानकारी नहीं मिली, सिस्टम ने दोबारा से अपना इंटरफेरेंस किया, लेकिन अब कुछ मैटर नहीं करता, समय के साथ मुझे सब कुछ पता चली जाएगा। हम देखते हैं कि जिन्हों को लूट बॉक्स में से एक की मिली होती है। जिन्हों देखता है ये की एक कार्टिनेंट टेम्पल की है। जिन्हों कहता है मैं उस जगह को कभी नहीं भूल सकता। लगता है ये सब चीजें शुरुआत से प्लान करी गई थी। डबल डंजन जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, सिस्टम मुझे वापस बुला रहा है, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। तो गाइस इसी के साथ हमारा सोलो लेवलिंग का सीजन 2 खत्म होता है। अब मैं सोलो लेवलिंग का सीजन 3 नेक्स्ट वीक से अपलोड करना शुरू करने वाला हूँ। सीजन 3 में मेनली 3 आर्क को कवर करने वाले हैं, आर्जन गिल्ड आर्क, डबल डंजन आर्क और जापान क्राइसिस आर्क। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आप लोगों को आने वाला है डबल डंजन आर्क के अंदर, क्योंकि आप भी जानते हो जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है वहीं पे सब कुछ खत्म भी हो सकता है। और जिन्हों को यहीं पर पता चलेगा सिस्टम के बारे में और हमें थोड़ा लव शब्द भी दिखाया जाएगा। आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे पास आज ज्यादा टाइम नहीं था, नहीं तो इस वीडियो को मैं थोड़ा और ज्यादा एक्सटेंड कर देता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा ऑप्शन होने वाली है और उसकी लेंथ मैं थोड़ी बढ़ा कर रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आपका एक छोटा सब्सक्राइब हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, और मैं भी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक भी शुरू करने जा रहा हूँ। होप सो आपको वो सीरीज भी पसंद आएगी। तब तक के लिए सायोनारा।